बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम देख रहे हैं, हमारे पास ये पहला ही टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अच्छा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने देखना यह है कि प्लांट्स में किस तरह से मटेरियल्स, मिनरल्स, सब कुछ जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें सबसे पहली हेडिंग जो दी गई है, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। बेटा, अपटेक होता है कि प्लांट बॉडी में कैसे मटेरियल जो है वो इन होगा। चलें बी ऑन द पॉइंट। हम कह रहे थे कि रूट्स के टू फंक्शंस हैं बेसिकली। यहाँ पे हम जो बता रहे हैं टू फंक्शंस हैं इसके। एक फंक्शन तो ये है कि ये प्लांट को ज़मीन के अंदर फिक्स रखता है। एंकर करना, फिक्स करना, मतलब कि प्लांट जो होता है वो ज़मीन के अंदर फिक्स्ड होता है ड्यू टू दिस रूट्स, इन रूट्स की वजह से। ठीक है, ये रूट्स उनको फिक्स कर रही होती हैं। दूसरा हम कहते हैं कि रूट्स ही जो होती हैं मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करने में इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? अगर आपके पास एमसीक्यू आता है तो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली थ्री न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये तीनों शामिल होते हैं। एज वेल हम देखें तो साथ में बिसाइड दिस लाइट भी होती है, लेकिन लाइट जो है ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए है, तो इसको हम एज अ इसमें काउंट नहीं कर रहे। तो ये तीन कंपोनेंट जो हैं ये दैट्स नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, रूट्स जो होती हैं ये हमें लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड वाटर। अच्छा देखिएगा, रूट हेयर्स इनके ऊपर छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ रूट हेयर्स, डिफाइन रूट हेयर्स। तो आप बता सकती हैं कि जो रूट्स होती हैं दैट्स हैव अ क्लस्टर ऑफ टाइनी हेयर्स। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। टाइनी मीन स्मॉल। एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, दैट्स एन सेल्स। कौन से सेल्स के एक्सटेंशंस हैं? ये एपिडर्मल सेल्स के एक्सटेंशंस हैं। दीज आर द साइट फॉर एब्जॉर्प्शंस, ये वो मेन साइट हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है मिनरल्स की और वाटर की। यही लार्ज सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं एज अ फ्रूट्स। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें आउट ऑफ टोटल सरफेस एरिया, जितना टोटल सरफेस एरिया रूट्स का है उसमें से 67% प्रोवाइडेड बाय द रूट हेयर्स। दैट्स एन आल्सो कि कितने परसेंट हमारे पास रूट हेयर्स जो हैं वो सरफेस एरिया प्रोवाइड। अच्छा, इस येलो बॉक्स में लिखा हुआ है राई प्लांट के रिलेटेड। अब एक राई प्लांट ये तकरीबन ये ग्रास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जैसे गंदम है, बारले है, इसी से मिलता जुलता, इसी फैमिली से रिलेट करता है। इसकी लेंथ 1 मीटर से भी कम होती है। इसकी 14 मिलियन ब्रांचेस हैं रूट्स की। कंबाइंड अगर हम देखें तो ये 600 किलोमीटर तक का सरफेस एरिया जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक प्लांट है प्रोसोपिस प्लांट, ट्री। ये एक ट्री डेजर्ट्स में होता है। डेजर्ट्स मतलब कि ये जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ये वहाँ पे सरवाइव होता है। अब अगर हम देखें ना, इस प्लांट ये जो है लेग्यूमिनस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसकी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रूट्स, मतलब इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा लेंथी होती हैं। ऑलमोस्ट 50 मीटर तक इसकी रूट्स जो होती हैं वो गहराई तक चली जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी रूट्स होती हैं इसकी। प्लांट वैसे बजाते खुद इतना लेंथी नहीं होता, इतना छोटा सा होता है, लेकिन इसकी रूट्स जो होती है बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हैं। तो ये रूट्स का काम आप जानते हैं कि क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शंस मिनरल्स की। क्योंकि डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे वाटर कमी होती है, तो वो ज़मीन की गहराई से पानी जो है ऊपर की तरफ ला रहा होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रोसेसेस फॉर अपटेक, यानी कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे ये फूड अंदर वाटर और मिनरल्स इनके सेल्स के अंदर आ सकते हैं, रूट्स के अंदर आ सकते हैं। तो डिफिजन, फैसिलिटेटेड डिफिजन्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये काम हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि मिनरल्स एब्जॉर्प्शन जो है बाय रूट्स, ये रूट्स करते हैं, प्लांट्स रूट्स करते हैं। अब मिनरल्स हमने देखा है कौन कौन से हैं और ये प्लांट्स रूट्स कैसे करते हैं। अब दो तरह के मिनरल्स हैं, एक तो जो प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं, दूसरे जो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होते। अब प्लांट्स को जो अवेलेबल होते हैं दीज आर डिज़ोल्व इन वाटर, ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, यानी कि जो पानी के अंदर मिक्स हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। और इनकी कंसनट्रेशन जो होती है वो वेरी करती है, ये डिपेंड करता है एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की एसिडिटी कैसी है या फिर उसकी फर्टिलिटी कैसी है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने ज़्यादा न्यूट्रेंट्स हैं।
लेकिन ये इनकी कंसनट्रेशन वेरी करेगी और ये डिज़ोल्व इन वाटर जो हैं ये मिनरल सिर्फ अवेलेबल होते हैं। ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है कि विच मिनरल्स आर अवेलेबल फॉर द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब, तो जो के डिज़ोल्व होते हैं, एंड दोज विच आर नॉट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में नहीं है और ये आयनिक बॉन्डेड होते हैं, मतलब कि आयनिक बॉन्ड करते हैं सॉइल पार्टिकल के थ्रू, दीज आर नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, ये प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अच्छा, फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, फर्टिलाइज़र्स ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हम प्लांट की सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए देते हैं। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम आर्टिफिशियल मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल मिनरल्स सॉइल में ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। अब ये जो हैं ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं ये एब्जॉर्ब्ड होते हैं सॉइल में। अब देखिएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की हम बात कर लेते हैं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शंस इंडिपेंडेंट है, एक्चुअली इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंड अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये दूसरे मिनरल्स, अदर मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड नहीं करती इसकी रफ्तार। इसकी डिटरमिन होगी बाय कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द रूट। अगर हम रूट्स के इनसाइड आउटसाइड मिनरल्स की बात करेंगे तो ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर मिनरल्स इनसाइड आउटसाइड में डिफरेंस ज़्यादा है तो इनका एब्जॉर्प्शन रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर इनमें ये कंसंट्रेशन कम है तो वो एसस मतलब उसके एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब हम ये भी बात करते हैं कि ईजनेस मतलब कि ये पैसिवली पेनिट्रेट होती हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होती है, या फिर कौन सा कैरियर मॉलिक्यूल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये हमने देखना है, इसी पे बेस करेगा इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। पहले तो हमने बात की कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इनसाइड एंड आउटसाइड। जैसे कि एक रूट है, ये हमारे पास रूट हो, इस रूट के आउटसाइड हमारे पास ये है। आउटसाइड अगर मिनरल्स ज़्यादा हैं तो वो आसानी के साथ पेनिट्रेट करेंगे। अगर आउटसाइड और इनसाइड मिनरल्स में डिफरेंस कम है, ग्रेडियंट कम है, तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। दूसरा ये है कि कितनी आसानी के साथ ये इसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अगर तो बहुत ईजी है तो ये आसानी से पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे, तेज़ होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और अगर तो ये ईजनेस नहीं है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। क्या इसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व है तो वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड की जा रही है। और इसमें कैरियर मॉलिक्यूल जो इसमें इन्वॉल्व है वो कैरियर मॉलिक्यूल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स करवाने के लिए किस तरह से इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं जो एब्जॉर्प्शंस बाय रूट्स में इन्वॉल्व हैं। एब्जॉर्प्शंस बाय रूट्स का मतलब ये है कि प्लांट की रूट्स मिनरल्स और वाटर्स को एब्जॉर्ब करती है, और कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू सॉइल से मिनरल और वाटर जो है वो रूट सेल्स में एंटर होगा। तो दो तरह से हैं, एक पैसिव अपटेक कर सकते हैं, एक्टिवली अपटेक कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो पैसिवली अपटेक करेगा उसमें नो एनर्जी यूजेज अलोंग द कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और इसमें डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ये शामिल है। जबकि एक्टिव अपटेक में हम कहते हैं एनर्जी का यूजेज होगा, एटीपी इस्तेमाल होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी, और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है जिसमें एक्सोसाइटोसिस भी आता है, ठीक है, इसमें एंडोसाइटोसिस भी आता है। इसके अलावा जो भी प्रोसेस एनर्जी इस्तेमाल करेगा वो सारे इसमें शामिल हैं। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास जो प्लांट है, प्लांट रूट है, प्लांट रूट का हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उसके किस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं और कौन कौन से किस तरह से वाटर फ्लो करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट क्रॉस सेक्शन, इसको हमने ऑब्जर्व करना है। देखिए, सबसे एक्सटर्नली हमारे पास सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसमें एयर स्पेसेस भी होती हैं, वाटर भी होता है, अदर मिनरल्स भी होती हैं। इसी के अंदर रूट हेयर्स पेनिट्रेट करते हैं। ये हमने एक रूट का स्ट्रक्चर लिया है, ये इसकी छोटी छोटी रूट्स हैं। आप देखिएगा रूट्स के बाद ये स्ट्रक्चर सेल्स आते हैं, इन सेल्स को हम कॉर्टेक्स के नाम से मेंशन करते हैं। आप जानते हैं कि जो सेल वॉल के अंदर सुराख होता है, पोर इन सेल वॉल, उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से मेंशन करते हैं। अब इसकी सेल वॉल्स में ये जो पोर्स नज़र आते हैं, ये पोर्स प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, दीज पोर्स।
अब ये पोर्स मौजूद हैं, ये स्ट्रक्चर ओवरऑल कॉर्टेक्स कहलाता है। इस कॉर्टेक्स के इनसाइड ही सबसे आउटर एपिडर्मिस है और उसके इनर जो है वो एंडोडर्मिस मौजूद होती है। ये जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास एंडोडर्मिस के अंदर ही एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कैस्परीन स्ट्रिप कहते हैं। दिस इज़ द कैस्परीन स्ट्रिप। ये टाइट जंक्शंस होती हैं, इसमें से वाटर क्रॉस नहीं होता, ये एज अ रिस्ट्रिक्शन के तौर पे काम करती है। वाटर कैनॉट क्रॉस फ्रॉम देम, ये क्रॉस नहीं होने देता। ये लिग्निफाइड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसका हमने पेरिसाइकिल का नाम दिया। ये जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के बाद हमारे पास वास्कुलर सिलेंडर्स आ जाते हैं। वास्कुलर सिलेंडर्स में एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। जाइलम जो होता है ये मेनली मिनरल एंड वाटर की कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है। मिनरल एंड वाटर कंडक्ट जो करना होता है वो किसने करना होता है? जाइलम ने करना होता है। ठीक है, वाटर कंडक्टिंग पाइप भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, जब ये मटेरियल्स आगे यहाँ तक आगे आता है तो इसका हम पहले पाथवे को देख लेते हैं। सबसे पहले सॉइल से एपिडर्मस, एपिडर्मस यानी कॉर्टेक्स के अंदर उसके बाद कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर ही एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर टाइट जंक्शन जो मौजूद हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप हैं। इस कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद पेरिसाइकिल है और पेरिसाइकिल के बाद जाइलम है। यानी कि हमने सॉइल से जाइलम तक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। सॉइल से वाटर तक मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के थ्री वेज हैं, थ्री पाथवे हैं। इन थ्री पाथवे को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये है ये मैंने एक डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे ये एक लाइन है जो प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा मूवमेंट होगी। अगर मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दोनों की ट्रांसपोर्ट है तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रही है। अगर सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली, अगर सिर्फ वाटर की हो रही है तो ये एडजेसेंट सेल वॉल्स के थ्रू होगी। यानी कि जो सेल्स वॉल्स होती हैं उनके दरमियान में स्पेसेस होती हैं जहाँ से वाटर क्रॉस करके आगे ट्रांसमिट होगा। तो एक तो इससे मेथड से ट्रांसमिशन हो सकती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये आगे जो है वो डायरेक्टली प्लाज्मोडेस्माटा सेल्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है, इन पोर्स के थ्रू। अगर पोर्स के थ्रू है तो वाटर मिनरल्स दोनों हैं। अगर सिर्फ सेल वॉल एडजेसेंट के थ्रू तो इसमें से वाटर ओनली जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाने के लिए कुछ प्लांट्स जो होती हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं। बेटा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में हम कहते हैं दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या करते हैं? एसोसिएशन बनाते हैं। टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या बनाते हैं? एसोसिएशन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये प्लांट्स को हेल्प्स करते हैं ताकि ये मैक्सिमम नीड, मोस्ट प्लांट्स बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी कि दोनों को जिसमें बेनिफिट हो। अब इसमें एक हमारे पास एग्जांपल है माइकोराइजा की। आप पहले भी जानते हैं ये फंगल और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के दरमियान में मौजूद होता है। फंगल फैसिलिटेट करती है अपटेक ऑफ फास्फोरस, जिंक, कॉपर। ये एमसीक्यूज में आता है कि ये किसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो मेनली में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अब फास्फोरस, जिंक और कॉपर। इस तरह से ये जो रूट्स होती है ये क्या शुगर और शेल्टर प्रोवाइड कर देती है। मीन टू से दैट विल प्रोवाइड टू द फूड टू द फंगस। ये फंगस को फूड प्रोवाइड कर देगी, तो ये इसको एब्जॉर्प्शंस बढ़ाएंगे, ये इसकी फूड प्रोवाइड कर देंगे, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इस किस्म की एसोसिएशन 90% फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होती हैं वो इसको प्रेफर करती हैं, इस एसोसिएशन को प्रेफर करती हैं, ताकि इससे से ज़्यादा ग्रोथ हो सके एज़ कम्पेयर टू दोज विच आर नॉन इन्फेक्टेड। उनकी निस्बत इनके अंदर ग्रोथ ज़्यादा होती है। सो होप सो आप समझ चुके होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क।